बर्नौलीज इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सॉरी एनर्जी से डिराइव हो सकता है। एक चीज याद रखें, बर्नौलीज इक्वेशन का दूसरा नाम बर्नौलीज थ्योरम भी है। बाज का तो वो वर्ड यूज करता है बर्नौलीज थ्योरम, और बाज का तो वो वर्ड यूज करता है बर्नौलीज इक्वेशन। फिर छठा क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इज। फ्रिक्शनल इफेक्ट, इसको तो नाम दिया जाता है विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ये दो चीजों में मैं यहाँ पर फर्क समझाना चाहता हूँ। एक है विस्कोसिटी और दूसरा है ड्रैग फोर्स। जी, फर्ज कर लें कि ये आपके पास है एक पाइप जिसके अंदर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स लाइक ये उनकी स्ट्रीम लाइन थी। अब इन स्ट्रीम लाइंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड हैं जो कि इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इनमें दो किस्म के इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट जो है वो इस मॉलिक्यूल का इस सरफेस के साथ है, और दूसरा इफेक्ट है इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इफेक्ट है उसको नाम दिया जाता है विस्कोसिटी, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है। इसके कंपैरिजन में जो फ्लूइड का इफेक्ट है विद एन अदर सरफेस, इसको नाम दिया जाता है ड्रैग फोर्स। तो यहाँ पर जो पूछा गया है फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, एक ये लेयर है और दूसरी ये लेयर है, इनका जो आपस में इफेक्ट है वो पूछा गया है। तो ये जो इनका आपस में इफेक्ट है इसको नाम दिया जाएगा विस्कोसिटी। सो द राइट आंसर इज विस्कोसिटी। फिर क्वेश्चन 7 है, बॉल पेन फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। तो बॉल पेन जो है उसके अंदर भी लिक्विड ही होता है, या यूँ कह लें कि जेल है या एक फ्लूइड है, तो उसमें भी विस्कोसिटी का ही प्रिंसिपल यूज होगा। फिर है स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर। पहले ये समझते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ ये बताता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी सम पावर n। अब n यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू डिफरेंट होगी। n की वैल्यू कॉमनली 1 होगी या 2 होगी, इन सम केसेस 3 होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि अगर वेलोसिटी ये रफ वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो ये मैं बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नोट कर लेता हूँ यहाँ से। अगर मेरे पास ये है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स बाय मैरियन शायद इसमें, या फिर गोल्डस्टाइन, इन दोनों में से किसी एक बुक में लिखा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि ये बीएससी लेवल में भी यूज हुआ है, इसलिए इसको चेक करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र होगा जो ड्रैग फोर्स है और ड्रैग जो वेलोसिटी है।
किसी एक एग्जाम्पल में बताया गया है जहाँ तक मुझे याद है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में चेक कर लूँ। जी, यहाँ पर ये है इलास्टिक का इफेक्ट। जी, ये एक ऐसी फोर्स है जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो चलें जी, मैं अब दूसरी बुक देख रहा हूँ, इसमें मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिली है, वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है। जी, ये मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है। दिस वन, ये एक ऐसी फोर्स है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करे, लेकिन वेलोसिटी पावर एन पे। तो एन की जो वैल्यू ऑलमोस्ट वन होगी, वो किस सूरत में होगी? फॉर वेलोसिटी इज लेस देन अबाउट 24 मीटर पर सेकेंड। एन इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो, उस सूरत में यहाँ पर ये फोर्स बन जाएगी, ड्रैग फोर्स इक्वल विल बी प्रोपोर्शनल टू सिंपल वेलोसिटी। और इसके अलावा अगर कोई स्पीड आ जाती है बिलो 330 मीटर पर सेकेंड, तो अगर स्पीड लेस देन और इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड हो, उस सूरत में जो फोर्स है, ड्रैग फोर्स, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी स्क्वायर के। और इसी तरह से मोर देन दैट स्पीड, ये फिर वी क्यूब भी हो सकती है। जी, तो ये, अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। वो कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ मैं बताना चाह रहा था कि है क्या। ये स्टोक्स लॉ है, वो जो बताता है कि ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है स्पीड पर। वैसे तो अगर आप देखें, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, ये बनता है। तो इसमें ये अगर कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए तो ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बनता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स होती जाएगी। ये स्टोक्स लॉ है। तो स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर मोशन थ्रू फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में तो कोई ड्रैग फोर्स होती ही नहीं। मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम में ही ड्रैग फोर्स होती है। बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स, तो बॉडीज ऑफ ऑल शेप के लिए एप्लीकेबल तो है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ऑल मीडियम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन इससे भी ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर विस्कस मीडियम भी है या नहीं है। तो मोर रिलेटेड जो आंसर है वो यही है, मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। क्वेश्चन 9 में कहते हैं मैक्सिमम ड्रैग फोर्स इन फॉलिंग स्फीयर इज 9 पॉइंट, maximum force of falling sphere is 9.8 न्यूटन मीटर, इट्स वेट इज। फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होती है जब हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए वेट के। उसने कहा है कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स इन अ फॉलिंग इज 9.8, इट्स वेट। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, तो ये वेट के इक्वल होगा। तो इसका वेट सिंपल यही ड्रैग फोर्स यानी कि 9.8 न्यूटन ही होगा। और यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, ये न्यूटन मीटर नहीं है, बेसिकली ये न्यूटन है। ये ड्रैग फोर्स की यूनिट यहाँ पे न्यूटन बन रहा है। जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, प्लाज्मा, लिक्विड्स। तो ये फ्लूइड पे एप्लीकेबल है। प्रेशर विल बी
लो वेयर स्पीड इज, ये हाई है, प्रेशर और स्पीड का रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेसिकली ये रिलेशन बर्नौलीज इक्वेशन से पता चलता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये रिलेशन है। तो इसके अंदर हम जो फ्लूइड है उसमें अगर ये इस तरह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हम एक पॉइंट ये कंसीडर करते हैं सेंट्रल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये कंसीडर करते हैं, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है। तो अगर अंदाज़ा किया जाए हाइट H1 और हाइट H2 ये दोनों बराबर हैं, हाइट H1 और हाइट H2 को बराबर रखते हुए ये टर्म कैंसिल होके रिलेशन कुछ ये बन जाता है, P1 V1 प्लस P2, सॉरी P1 ये रिलेशन है बेसिकली, जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये रिलेशन बनता है यहाँ से। तो ये रिलेशन अगर हम बनाएं तो इसका मतलब यही है कि वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, या वेयर प्रेशर इज हाई स्पीड इज लो। इसका राइट आंसर ए है। वेंचुरी मीटर और वेंचुरी रिलेशन से है, वेंचुरी मीटर जो है स्पीड फाइंड करने के लिए यूज होता है, ये जो रिलेशन बच जाएगी ये वेंचुरी रिलेशन ही होगा। ब्लड हैज डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ, तो जो ब्लड डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट वाटर डेंसिटी के इक्वल होती है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ब्लड प्रेशर, अच्छा डेंसिटी के अलावा अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी या इसकी विस्कोसिटी देखें जो है फॉर ब्लड, वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ द वाटर होती है, यानी कि जो ब्लड है वो मोर विस्कस होता है, इसी वजह से क्लॉट्स बनते हैं, आपका खून जो है रुका रहता है अगर आपको चोट लगती है। अगर आपके जिस्म में खून की बजाय पानी होता है, वाटर होता है, जिसकी विस्कोसिटी ब्लड के मुकाबले 5 टाइम्स कम है, उस सूरत में क्या होना था, उस सूरत में जो है आपका ब्लड अगर ब्लीडिंग कहीं भी हो फौरी तौर पे वो आपके जिस्म से खारिज हो जाना था। तो ऐसे इसकी जो डेंसिटी है वो, सॉरी, इसकी जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स एज कंपेयर टू वाटर होती है। If the spring constant K is cut into two pieces, then spring constant डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो अगर आप आयरन लेते हैं, आयरन को जितने मर्जी टुकड़ों में तकसीम कर लें वो रहेगा आयरन ही, दैट्स व्हाई इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपने 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है फिर भी हर एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के ही रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कार है और इस कार में जो यहाँ पर आपने इसके टायर्स के साथ शॉक्स लगाए हैं, तो एक जो शॉक है इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है और दूसरा भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसके अगर आप दूसरी साइड पे देखें ऐसे ही और टायर्स हैं यहाँ पर, ये 4 टायर्स हैं इसके टोटल, तो उनके भी स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे ही के और के हैं। तो इससे बॉडी का एज ए होल जो स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा वो 4K होगा। The acceleration of a body performing simple harmonic motion depends upon, acceleration का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन विद नेगेटिव साइन। और अगर आप इसको देखें तो ये हुक्स लॉ बनता है जो कि है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इज राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1 और F, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है 2πf। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, टी और ओमेगा को। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है 1 और F इंटू 2πf, यहाँ पर एफ से कैंसिल हो गए,
बाकी जो रिलेशन बच जाता है वो 2 पाई आता है। सो 2 पाई इज राइट आंसर। A quantity which indicates the state and direction of a vibrating body is known as। यहाँ पर टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, फेज है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये इंडिकेट स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टेट की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करते हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के साथ कंपैरिजन करके। ये इसकी वेव फॉर्म बन रही है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। तो हम डिफरेंट पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं। ये एनोलॉजी है इसकी एक सर्कल के साथ। ये सर्कल देखें, ये कुछ यूँ बन रहा है, ये सर्कल मैंने बनाया है। तो ये है जी इसका सेंट्रल पॉइंट, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है इनिशियली यहाँ से अपनी मोशन शुरू करता है, तो वो ये पाथ स्वीप करता हुआ यहाँ पे आता है, तो ये एंगल बन जाता है टोटल 180 डिग्री। तो इसी तरह अगर वो कंटिन्यू करता है, फिर वो पार्टिकल मूव करके अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री। इसकी नॉलेज है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे एंगल है 0 डिग्री और इस पॉइंट पे एंगल है 360 डिग्री। तो इसको अगर आप मजीद हाफ कर लें, ये एंगल है 180 डिग्री, और मजीद हाफ कर लें यानी कि क्वार्टर जो एंगल है वो 90 डिग्री, और ये 270 डिग्री। तो ये बात होगी इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। ये जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इसी ओरिजिन से ही शुरू करे। मुमकिन है कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये देखें जो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, इनके दरमियान कुछ एंगल है। ये एंगल जो इनिशियल एंगल है इसको हम नाम दे सकते हैं फाई। अब उसकी मोशन शुरू हो रही है यहाँ से, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है ए, वो मूव करके यहाँ पे आता है, तो नई पोजीशन उसकी बन गई पॉइंट बी। ए पॉइंट से वो मूव करके बी पे गया। इस दौरान उसकी जो एंगुलर स्पीड थी वो ओमेगा थी, और इसको जो टाइम लगा है यहाँ तक आने के लिए वो टी है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हिसाब लगाएं, रीजन से फाई तो वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, ओमेगा टी ए से बी तक उसने कवर किया। डिस्टेंस ये बनता है फाई प्लस ओमेगा टी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो फाई प्लस ओमेगा। अब इसके अंदर फाई जो उसने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, ये क्या चीज़ है, फाई को नाम दिया जाता है फेज। तो फेज अगर 0 है वो आपको बता रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट पे, फेज अगर 90 डिग्री है वो आपको बता रहा है कि क्वार्टर साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया। फेज अगर आपके पास 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसी तरह फेज अगर 360 डिग्री है तो ये कंप्लीट साइकिल उसने कवर कर लिया है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो a quantity which indicates the state and direction of a vibrating body। तो स्टेट और डायरेक्शन दोनों फेज से पता चल रही है। The length of a simple pendulum whose period is 1 second is। जी तो अब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन पीछे जो है डिस्कशन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें मैंने आपको बताया था, आप अंदाजा कर सकते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन रही है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 πL/g। तो इसमें वो कहता है कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, लेंथ क्या होगी, पहले तो लेंथ सेपरेट कर लेते हैं। तो लेंथ सेपरेट करने के लिए टी स्क्वायर और जी होगा ओवर 4π²। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो टाइम पीरियड उसने 1 बताया है, और जी 9.8 है, और इसको 10 ही लिख सकते हैं 4, और पाई 3.28 है, 3 अंदाज़ा लगा लें, और 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 3 स्क्वायर 9 होगा, ये 9.8, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 है, 1/4 अगर कैलकुलेट करें तो 0.25 आता है, तो 0.25 मीटर बनता है। राइट आंसर इज ए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन, यहाँ से अगर देखें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2πL/g है। वो होगा 2πm/k। और ये एम यहाँ पर है आपके पास मास, और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है।
ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम मास पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ पर गिवन वैल्यू ऑफ द जी। अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, उस सूरत में टाइम पीरियड डेफिनेटली इफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ जो है मास स्प्रिंग सिस्टम उस पर इफेक्ट होगा। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये मुमकिन है कि आपके पास इसका आंसर ठीक ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ पेंडुलम बिकम्स डबल देन इट्स टाइम पीरियड। तो पेंडुलम का मास डबल हो, जितना भी हो, क्योंकि मास पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम, यानी ये समझना सेकंड्स पेंडुलम किसको कहते हैं। सेकंड पेंडुलम उसको कहते हैं जिसका टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड हो। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड हो, ऐसे पेंडुलम को नाम दिया जाता है सेकंड पेंडुलम। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछेगी। सेकंड पेंडुलम नाम लिया है तो उससे जाहिर हो रहा है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन 1/t है, 1/2 करें तो 0.5 हर्ट्स आ जाता है। So this is the frequency of the second pendulum, 0.5 hertz. B is the right answer. At mean position, potential energy is maximum, kinetic energy is minimum. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो यही है मास स्प्रिंग सिस्टम, और दूसरा ग्राफ के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये इसकी मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब मेन पोजीशन पे होगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब ये ऐसे मूव करता जाता है ऑन आइदर एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके जीरो हो जाती है। इसके मुकाबले में जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। इसको आप पेंडुलम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये पेंडुलम है, तो इसको जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का इजाफा होता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम यानी कि जीरो होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। फिर इसको आप एक चार्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, इस वजह से ये इसकी फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे ये 0 है, इसको एक कर्व के थ्रू में ज्वाइन कर देते हैं। और अगर ड्रा करें आप, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के कम ज़्यादा होने को और पोटेंशियल एनर्जी के कम ज़्यादा होने को। है जी के पास काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एट एनी पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट। So potential energy at mean position, potential energy is minimum, kinetic energy is maximum. The process in which energy is dissipated in oscillating system is called. तो एनर्जी का डिसिपेट होना है। फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होगी जिसमें डैम्पिंग, लेकिन हम उसको खुद मूव करवाएंगे, नेचुरली मोशन नहीं होती। जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम को आप मूव करवाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके जब छोड़ते हैं ये फ्रीली मूव करता रहता है, और पहले ये होगी एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट स्टेप में एम्पलीट्यूड ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी और ये कम होती जाएगी एम्पलीट्यूड। तो ये होगी फ्री ऑसिलेशन। हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाई, एक ही दफ़ा फोर्स लगा के छोड़ दिया।
और अगर हम चाहते हैं कि ये पहले स्टेप में इतने एम्पलीट्यूड लेके आए, दूसरे स्टेप में भी इतनी ही एम्पलीट्यूड लेके आए, तीसरे में भी इतनी ही एम्पलीट्यूड लेके आए, तो हमें इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगी। हर दफ़ा मुसलसल इसको पुश करना पड़ेगा। तो हर दफ़ा जब हम इसको मुसलसल पुश करेंगे, वो जो ऑसिलेशन बनेगी, उस ऑसिलेशन को नाम दिया जाएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। और रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस है एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना, लेकिन किस किस तरीके से बढ़ जाना? ऐसे सोर्सेज के मैच होने से जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, मैचिंग ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज, उसको नाम दिया जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की फिर कई एक एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं। तो द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन ऑसिलेटिंग सिस्टम, उसको डैम्पिंग का नाम दिया जाता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन, जी एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, वो ये पूछ रहा था। यहाँ पे अगर आप आगे देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तब्दील हो जाती है, यानी कि जीरो की तरफ चली जाती है। यहाँ पे आगे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, या इस मेन पोजीशन, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आगे यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है उसमें मैक्सिमम चेंज आ जाएगी, सॉरी वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो वेट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला देखा जाए, एक्सेलरेशन का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर मैक्सिमम करना है, ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज आल्सो ग्रेटेस्ट। ये आज का टेस्ट कंप्लीट हो गया जी। अब आपको क्वेश्चंस के लिए मौका दिया जाता है, जो क्वेश्चन पूछना चाहता है हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है।